हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी समय से ये सवाल उठ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लेकर या फिर उनके थ्रेट को लेकर किस तरीके के काउंटर पर काम कर रही है, क्योंकि एएमसीए जो है ये भी 8-9 साल दूर है और एयरफोर्स का ऑफिशियल स्टांस यहाँ पर क्या है, इस पर भी लोगों के सवाल हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा इस पर रिप्लाई दिया गया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ऑप्शंस को स्टडी कर रही है, जिसके अंतर्गत जो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी और करंट टेक्नोलॉजी के बीच में गैप है वो ब्रिज किया जा सके। आमका के थ्रू जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ आएगा, लेकिन उससे पहले फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को काउंटर करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस पर एयरफोर्स काम कर रही है। अब ये क्या अप्रोच है, इसके बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि डेफिनेटली एयरफोर्स यहाँ पर चीज़ों को कंसिडर कर रही है और उसी के अंतर्गत SU-57 और F-35 की कन्वर्सेशन हो रही हैं, लेकिन ये अभी डिस्कशन के लेवल पर है और यहाँ पर कुछ कंक्रीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ दूसरे और एरियाज़ को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे कि बेटर एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल्स हो गई। तो ये चीज़ तो कंफर्म उन्होंने करी कि एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनाई गई है, पर उस पर भी बात करने को वो तैयार नहीं थे। मे बी एयरफोर्स नहीं चाहती है कि इस पर किसी तरीके का अननेसेसरी डिस्कशन हो और किसी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर दी जाए। काफ़ी समय से वो वैसे ही चल रहा है। तो जो बीच में न्यूज़ आ रही थी F-35 के ऑफर की और SU-57 के ऑफर की, वो गलत नहीं है। तो ये चीज़ तो ऑफिशियली है कि रशिया द्वारा SU-57 ऑफर किया जा रहा है। दुबई एयर शो में क्लियरली ये चीज़ कही गई थी रोजबोरो एक्सपो के स्पोक्सपर्सन द्वारा कि वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। इंजन के टेक को शेयर करने की भी बात वहां पर करी जा रही थी। इवन रशिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास अभी भी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि 50% मैन्युफैक्चरिंग हम SU-57 की कर सकें। तो ये सब स्टडीज़ भी चल रही हैं। साथ में यूएस की लीडरशिप कह रही है कि इवेंचुअली इंडिया को F-35 ऑफर किया जा सकता है। खासकर सऊदी अरेबिया के ऑफर के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंडिया को भी ऑफर करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया के ऑफ़र में ये चीज़ कही जा रही है कि ये डाउनग्रेडेड वर्जन होंगे। हो सकता है इंडिया को भी ये वही ऑफ़र करें। तो अब ये डाउनग्रेडेड वर्जन भी हमारे लिए कितना यूज़फुल हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या ये डाउनग्रेडेड वर्जन्स SU-57 से तब भी कैपेबिलिटी में ज़्यादा सुपीरियर रहते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर डाउनग्रेडेड का मतलब ये नहीं है कि एकदम बेसिक F-35 ऑफर किए जा रहे हैं। ये पहले भी होता था कि अपने स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट कभी भी एक्सपोर्ट के लिए रखे नहीं जाते, वो डाउनग्रेडेड ही होते हैं। इजराइल एक एक्सेप्शनल कंट्री है जिनको पूरा कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर दिया गया है, तो उसके कंपैरिजन में सऊदी अरेबिया को डाउनग्रेडेड प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। और अगर इंडिया को भी वो दिए जाते हैं तो कुछ कैपेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म की इंडिया के लिए इनेबल्ड नहीं होगी, ये फ़र्क होगा। खैर, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान SU-57 को लेकर तो चर्चा नहीं होगी। एडिशनल S-400 स्क्वाड्रंस को प्रिक्योर करने पर बात चल रही है। ये एडवांस स्टेजेस पर है। करीबन 5 एडिशनल स्क्वाड्रंस यहाँ पर लिए जाने हैं, पर मोस्ट लाइकली SU-57 को लेकर चर्चा नहीं होने वाली है। इसको कुछ ही दिनों पहले द प्रिंट ने रिपोर्ट किया था और हमने भी बताया था। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो एयरफोर्स ने अपने रिक्वायरमेंट को सामने रखा होगा और 2 काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं। अब दोनों में देखना होगा कि हमें क्या मिल रहा है। F-35 जैसे कि हमने बताया एक एडवांस एयरक्राफ्ट है, SU-57 से ज़्यादा जल्दी है और सेंसर्स के मामले में भी ज़्यादा एडवांस है। वहीं पर SU-57 के अंतर्गत हमें ज़्यादा कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है और डिसेंट कैपेबिलिटी मिल रही है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है। अगर आप कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस पॉइंट पे अग्री करना कि दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर होगा बहुत इफ़ और बट्स के साथ आएगा। अब ये भी हमें देखना है कि अगर हम रशिया से प्लेटफॉर्म खरीदते हैं तो क्या यूएस काटसा सैंक्शन लगाता है, या फिर अगर यूएस से हम प्लेटफॉर्म लेते हैं तो क्या यूएस हमें F-35 पर पूरा कंट्रोल देता है या नहीं। और शायद इसलिए ये पब्लिकली कन्वर्सेशन का मुद्दा बने। एयरफोर्स नहीं चाहती है और कोई भी डिस्कशन इस पर एयरफोर्स द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि हम इस पर बात कर रहे हैं, पर पब्लिकली हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो एयरफोर्स के लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। पहली बात तो स्क्वाड्रंस को लेकर एंग्जाइटी है कि स्क्वाड्रन संख्या ड्रॉप हो रही है। फाइटर एयरक्राफ्ट जिस हिसाब से हमें सर्विस में करने चाहिए हो नहीं रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम धीरे धीरे लैग करते चले जा रहे हैं। तो एयरफोर्स एक ऐसी ब्रांच है हमारी डिफेंस फोर्सेस की जो कि सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करती है, और करना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन जो है वहीं आ रहा है और चेंजेस भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे टर्की के
किजिलिमा ड्रोन ने एक BVR मिसाइल को फायर करी, वो भी अपने ऑनबोर्ड AESA रडार को यूज़ करते हुए डेटा लिंक के थ्रू, जिसमें मैन अनमैन टीमिंग की कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया गया था। उसके बाद फिर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना भी फ्लाई कर रहा है, US का भी फ्लाई होने वाला है। फिर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स तो हैं ही, साथ में लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स भी आ रही हैं, बेटर EW सिस्टम्स आ रहे हैं, AI का इंटीग्रेशन हो रहा है, और हम यहाँ पर अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गैप ब्रिज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ एयर मार्शल दीक्षित ने बताई कि कैसे एयरफोर्स कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज से ही चीज़ों को चला रही है। सिमुलेटर्स पर ज़्यादातर ट्रेनिंग करी जा रही है, 6 सॉर्टीज़ पर एयरक्राफ्ट निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ऑलरेडी अवेलेबल स्क्वाड्रन्स पर, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ साथ में आपको कीप अप करना है। तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं एक्ट कर सकते जहाँ पर 4 या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिए गए, अब सीधे 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो थ्रेट फेस कर रहे हैं वैसा हम फेस नहीं कर रहे हैं। उनको मेन थ्रेट रशिया से है, रशिया में भी चीज़ें फिलहाल उतनी एडवांस नहीं है। उसके बाद अमेरिका का कवर इनको अलग मिला हुआ है। हमें चाइना से डील करना है, और चाइना अमेरिका से कम्पीट कर रहा है, और इवन कुछ मामले में सरपास तक कर रहा है। और हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल UAVs के डेवलपमेंट की, जो कि हम डोमेस्टिकली नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें डोमेस्टिक R&D में बहुत काम करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ डिस्कशन चलता है कि तेरे Mark 1A अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, जो कि 4.5 जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, और अभी दुनिया 5th जनरेशन और 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे गैप ब्रिज कर पाएँ 4th और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के बीच में, जब तक AMCA सर्विस में इंडक्ट हो पाएगा, जो कि आने वाले 10 साल में अगर सब कुछ सही रहा तो होना चाहिए, सही नहीं है। जो टेक्नोलॉजी AMCA लेकर आएगा उस समय चाइना उससे एक लेवल ऊपर एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर हम उनके 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और 6th जनरेशन CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो कि इनके मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का पार्ट होने वाले हैं। और हमारा कैट्स वॉरियर जो है ये 2027 में फ्लाई करेगा, जिस पर अभी तक एयरफोर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया है, ना कमिट किया है। तो पहले कुछ भी चेंज हो उससे पहले डिसीजन मेकिंग चेंज होना ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सुधारना ज़रूरी है। इस स्टेज पर जब चाइना 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, इवन उनके जो नेक्स्ट जनरेशन UCAVs हैं वो हमारे बॉर्डर के पास में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो गैप है 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच में उसको ब्रिज किया जा सके, सही नहीं है। तो अगर मान लीजिए डिसीजन लेने में हम 1 या 2 साल का समय वेस्ट कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के मिनिमम 3 साल बाद जो एयरक्राफ्ट है वो हमारी सर्विस में इंडक्ट होगा, यानी कि एटलीस्ट 5 साल का समय इन एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट करने में लगेगा। तो 2030 से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अच्छे खासे चांसेस हैं कि इससे पहले पाकिस्तान को J-35 मिल जाए। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, ऐसा इंडस्ट्रियल बेस होने के बावजूद, अगर आप पाकिस्तान को ही टेक्नोलॉजी में कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। कभी कभी डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये इंश्योर करने से कि सही ही डिसीजन लिया जा रहा है। चीज़ों को एनालाइज करने में ट्रेन छूट जाती है, और यही कारण है कि आज हम 30 स्क्वाड्रन पर अटके हुए हैं। होपफुली जो भी कुछ डिसाइड किया जा रहा है जल्दी किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।